श्रावस्ती में नकली नोट कांड को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। मदरसे में नकली नोट छापने के साथ ही नूर मोहम्मद का डर्टी गेम भी जारी था। पुलिस ने आरोपी को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि जिस मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे वो अवैध रूप से बना है। आरोप है कि मदरसे में पढ़ाने के बहाने महिलाओं को बुलाकर नूर मोहम्मद यौन शोषण करता था। जब महिलाएं शिकायत के लिए कहती थी तो उनसे शादी कर लेता था। बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद ने 3 से ज्यादा शादियां की है। आरोपी नूर मोहम्मद पर पहले से ही अपहरण, नशीली दवाई देकर बलात्कार और रेप को छिपाने के लिए धमकी, धोखाधड़ी जैसी धाराओं में केस दर्ज है। वहीं पुलिस ने मदरसे को सील करने के लिए डीएम को लेटर लिखा है। श्रावस्ती के नूर मोहम्मद उर्फ नूरी बाबा जो आजकल सुर्खियों में है, और मेरे पीछे देख सकते हैं नूरी बाबा का यही वो मदरसा है जो लोगों के चंदे के रुपयों से चलाया जा रहा था। इसको बनवाया गया है नूरी बाबा के द्वारा, और नूरी बाबा इस समय नकली नोटों के छापने के कारोबार में शामिल थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है इसी मदरसे में नकली नोट छापने का कारोबार चल रहा था। उसके बाद पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ऐसा कारोबार यहाँ चल रहा है, तो पुलिस ने जब छापेमारी की तो यहाँ से 35,200 जो नकली नोट है वो बरामद किए हैं और 15,000 के असली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने कुल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नूरी बाबा हकीम का भी काम करते थे, लोगों का देखने का काम करते थे और दवाइयाँ देते थे। जब यहाँ पुलिस ने छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे उत्तेजक दवाइयाँ मिली, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मदरसे में लड़कियाँ भी पढ़ती थी, और नूरी बाबा पे एक 376 जो रेप केस होता है वो भी मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में सुलह हो गया, लेकिन ऐसे कारोबार में नूरी बाबा शामिल थे और वो ऐसा अनैतिक काम यहाँ पे चला रहे थे, और वो ऐसा काम करते करते नकली नोट का कारोबार भी करने लगे। ये किसी को यहाँ भनक नहीं थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिली थी। उसके बाद इसी मदरसे पे छापेमारी हुई। बताया जा रहा है ये जो ऑफिस है इसी में वो प्रिंटिंग मशीन थी और लैपटॉप था, और जो इंक था जो नोट छापने में प्रयोग की जाती है इंक, वो भी यहीं से जो मिली है। और उसके बाद जब नूरी बाबा से पूछताछ हुई तो पता चला कि जो है 5 लोग और इसमें शामिल हैं। 3 लोग बहराइच के हैं, 2 लोग श्रावस्ती के हैं। कुल 5 लोग की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि नूरी बाबा पहले कबाड़ का खरीदने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे झाड़ फूक का काम करने लगे। उसके बाद दवाइयाँ भी देने लगे, तो उनका कारोबार पैसे की तरफ लालच तरफ बढ़ता चला गया, और पैसे की चाह में वो नकली नोट छापने लगे। फिलहाल नूरी बाबा जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है कि कितने लोग और इस व्यापार में शामिल हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, श्रावस्ती। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर है। बढ़ चुका है, परेशानी बढ़ गई है लोगों की। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने भी मुश्किल बढ़ा दी है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, तो कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोहरे की वजह से कल 496 फ्लाइट्स लेट हो गई, वहीं 48 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। एनसीआर समेत आधा भारत घने कोहरे की चपेट में है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ का आसमान आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही धुंध का भी अटैक है। ऐसे में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 400 के पार चला गया। वहीं न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सोमवार को हल्की बारिश भी यहाँ हो सकती है। ऐसे में दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। इधर यूपी भी कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक कोहरे की चादर छाई हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, अलीगढ़ और शाहजहांपुर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हर शहर में कोहरे का कहर दिख रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़क और रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित है। कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा। मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और अब आपको कानपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। कोहरे की घनी चादर ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, गाड़ियां काफी धीमी चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने वाली है। रात के तापमान में भी और गिरावट का अनुमान है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने हार्ट और सांस के मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी है। और रात होते होते ठंड और बढ़ चुकी है, ठंड बढ़ी है, गलन बढ़ी और ऐसे में तापमान भी गिरा है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे हो चुका है। इस वक्त रात के लगभग 2 बजे हैं। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है इतना कोहरा पड़ा है कि मकान तक नहीं दिख रहे हैं, मकान पूरी तरीके से। और अगर सड़कों की बात की जाए, सड़कों पे इक्का दुक्का गाड़ियां हैं जो लाइट जला के जल रही हैं और ब्लिंकिंग कर रही हैं, और ऐसे में सड़कों पर भी इनकी भी विजिबिलिटी पुअर देखी जा सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सड़क की तरफ आके दिखाने का प्रयास करें कि ये देखिए पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है कोहरा कोहरा और कोहरा। 18 से 20 फुट की दूरी पर विजिबिलिटी इतनी पुअर है कि गाड़ियां भी प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं और ऐसे में ठंड और ठिठुरन बढ़ रही है। हालांकि अगर मौसम विभाग की माने तो अब ठंड और बढ़ेगी, गलन बढ़ेगी और लोगों को ये हिदायत दी जा रही है, खासकर मॉर्निंग वॉकर्स को जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कि उसे वो अवॉइड करें, क्योंकि ये कोहरा, गलन और ठंड कहीं ना कहीं हृदय रोगियों के लिए और सांस के रोगियों के लिए हानिकारक बताई जा रही है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। इधर सिडनी टेस्ट में भी भारत की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से मात दी है। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गया भारत WTC फाइनल की रेस से बाहर हो चुका है। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट टीम की रेस से बाहर हो चुका है भारत, क्योंकि भारत ने इस सीरीज को ही गंवा दिया है। तो तीसरा मुकाबला भी टीम इंडिया हार गई है। सिडनी टेस्ट में भी भारत की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से मात दी है। 10 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया हारी है और इसी के साथ ही टीम इंडिया WTC फाइनल की रेस से भी बाहर है। बहराइच में भारत नेपाल मैत्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए। बहराइच लखीमपुर हाईवे पर जालिम नगर के पास यह हादसा हुआ। बस दिल्ली से नेपाल के डांग जिला जा रही थी। घायलों को मोतीपुर CHC में इलाज कराया गया। बताया जा रहा है कि कोहरा और ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। मोतीपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा कुशीनगर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हनुमानगंज थाने के नरकहवा मोड़ पर हादसा हुआ है। संभल में घने कोहरे की वजह से ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना रजपुरा थाना इलाके की है। इस हादसे में मौके पर ही उस लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद से दिल्ली तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक चलेगी। 13 किलोमीटर तक के इस नए कॉरिडोर के उद्घाटन से दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ट्रेन चल रही है और इस चौथे फेज के उद्घाटन के साथ ही इसका विस्तार अब तकरीबन 55 किलोमीटर का हो जाएगा, जो मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर को जोड़ेगा। 2 नए स्टेशन के साथ ही अब इस कॉरिडोर पर 11 स्टेशन हो जाएंगे। अब मेरठ से दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो ट्रेन है नमो भारत ट्रेन, जो कि अभी तक मेरठ साउथ और गाजियाबाद के बीच चलती थी, अब गाजियाबाद से इसका एक्सटेंशन हो गया है, जो कि दिल्ली के अशोकनगर को जोड़ेगा और यहां से सीधे मेरठ साउथ तक पहुंचा और लौटा जा सकेगा।
चौथा फेज है RRTS का, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। चौथे फेज की अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर की लंबाई है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। हरे झंडे दिखाएंगे और इस तरह से मेरठ और दिल्ली के बीच का सफर बहुत आसान हो जाएगा, तेज हो जाएगा, कम वक्त लगेगा। मेरठ और दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में लोग आना जाना करते हैं नौकरी के लिए या फिर कारोबार के संबंध में ज्यादा आना जाना करते हैं और ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मेरठ साउथ और दिल्ली का अशोकनगर कनेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद को लेकर पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा है अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। पोस्टर में अतीक अहमद की 2 बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। इन तस्वीरों पर क्रॉस का निशान है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से यह पोस्टर लगाया गया, साथ ही कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपियों की फोटो लगाई गई है। पोस्टर में अतीक अशरफ मर्डर केस के तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि सिंह की तस्वीर है और इन्हें देवदूत बताया गया है। यह पोस्टर महाकुंभ मेले में झूसी कोतवाली इलाके में लगाया गया था। जानकारी मिलते ही एसएसपी महाकुंभ के निर्देश पर पोस्टर हटा दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर मुरादाबाद में सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। लोको शेड पुल और पीली कोठी चौराहे पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। पीएम मोदी, सीएम योगी और महाकुंभ के लोगों का कटआउट लगाया गया है। महाकुंभ को लेकर लोगों को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को महाकुंभ में जाने के लिए प्रेरित करने के इरादे से ये कटआउट्स लगाए गए हैं और महाकुंभ के शाही स्नान की जानकारी भी दी गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। ये मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दूसरा मौका मिल सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। दलित चेहरे के तौर पर रॉबर्ट्सगंज के पूर्व सांसद राम सकल का नाम, विद्यासागर सोनकर के नाम पर भी चर्चा है। ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजना ज्योति का नाम रेस में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का नाम भी शामिल है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम की चर्चा है। वहीं बीजेपी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बीजेपी अपने नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी और इसलिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। तो बड़ी खबर है ये, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से बड़ी खबर है जुड़ी हुई। अब यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा या फिर भूपेंद्र चौधरी को ही एक्सटेंशन मिलेगा? क्या उन्हें दूसरा मौका मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला जाता है तो कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष? इस पर भी सवाल है। कौन से समीकरण को साधने की कोशिश होगी बीजेपी की ओर से, इस पर सबकी निगाहें हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इस चुनाव से जुड़ी हुई कौन सी बड़ी खबर इस वक्त? बात है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुनर्गठन की ओर आगे बढ़ रही है और उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर है। इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, ऐसे में यहाँ से पीडीए की काट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी या दलित चेहरे को मौका देगी। और इसमें अगर दलित चेहरे की बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा रेस में है नाम वो है राम सकल का, जो कि राम सकल रॉबर्ट्सगंज से 3 बार के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं। राम सकल दलित चेहरा है और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तहसील स्तर पर प्रचारक के अलावा उन्होंने संघ में कई पदों पर काम किया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन में भी है। तो राम सकल का नाम चर्चा में है। दूसरा जो नाम है वो विद्यासागर सोनकर का है दलित चेहरे के रूप में। वहीं अगर ओबीसी चेहरे की बात की जाए तो ओबीसी चेहरे के रूप में जो साध्वी निरंजन ज्योति है उनके नाम को लेकर चर्चा है। विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से है, साध्वी निरंजन ज्योति को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, निषाद समाज से आती हैं। और इसके अलावा बाबूराम निषाद का भी नाम है ओबीसी चेहरे के रूप में। वहीं एक कयास पार्टी में यह भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी को रिपीट भी किया जा सकता है। हालांकि भूपेश चौधरी लगातार
उन्होंने पिछले दिनों जब लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद उन्होंने पार्टी तब से अपनी इस पूरी हार की जिम्मेदारी भी ली थी। और कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी और दलित चेहरे पर भी मंथन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उसमें दलित और ओबीसी चेहरे में विद्यासागर सोनकर, दलित चेहरे में और राम सकल का नाम है, साध्वी निरंजन ज्योति और बाबूराम निषाद इनका नाम है। तो चर्चाएं तेज हैं। अभी जिलाध्यक्ष का चयन होना है पूरे प्रदेश में, उस पर आज एक बड़ी बैठक है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े चेहरे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। तो आज जिलाध्यक्ष को लेकर चर्चा है, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन होगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी या दलित चेहरा होगा। जी संकेत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज एक बहुत ही अहम बैठक है जिसमें जिला अध्यक्ष के पद पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर चर्चा होगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि ओबीसी या दलित चेहरा इस बार आगे किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी को शायद एक्सटेंशन मिल जाए, हालांकि इसकी संभावना कम है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन यूपी में बीजेपी का रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब अगला विधानसभा चुनाव जो होना है उससे पहले मजबूत टीम बनाने के लिए अभी से प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा तय होना जरूरी है। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी। शाम 5 बजे ये ऑफिस में बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे, बीएल संतोष होंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद होंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया था कि आज की मीटिंग में जिला अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होनी है। इधर कानपुर में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल में बिना ड्रग लाइसेंस चलाए जा रहे मेडिकल स्टोर पर एक्शन लिया गया। तकरीबन 48,000 रुपए की दवाइयां सीज की गई है। न्यू नीलम सरोज अस्पताल में ये कार्रवाई हुई है। औषधि विभाग ने अस्पताल से इस पर जवाब भी मांगा है। तो अस्पताल के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के ही मेडिकल स्टोर का संचालन हो रहा था और इस पर छापेमारी हुई, एक्शन लिया गया। हरदोई में 11 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। आरोप 42 साल के एक शख्स पर है। आरोपी के चंगुल से छूटकर नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री के साथ एक अन्य व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संभल में शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट में दाखिल केस में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिला कोर्ट में दाखिल केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है, जिसमें जिला कोर्ट में दाखिल केस रद्द करने की मांग की गई है। सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं सर्वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। इधर कुशीनगर में 8 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि घरों में रखा सारा सामान जल गया। गांव वालों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। पडरौना तहसील के लक्ष्मीपुर इंदिरा नगर इलाके की यह घटना है। आग लगने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और नुकसान के आकलन के लिए यहां पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और भरोसा दिया गया है प्रभावितों को कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। गाजियाबाद के मुरादनगर के बहादुरपुर गांव में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। इस घटना में एक शख्स के बाएं पैर में गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से तमंचा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच चल रही है। अमरोहा में एक आशिक की गुंडागर्दी सामने आई, जहां स्कूटी से जा रही प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश की गई। लड़की को खींचकर जमकर उसे पीटा गया। तभी आसपास के लोगों ने लड़की को बचाया। बताया जा रहा है कि लड़के ने लड़की की बेवफाई के बाद गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मामले के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है।
उधर शाहजहांपुर में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, रेप की वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। लड़की को बरामद कर लिया है, वहीं लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।